कर दिया मैंने। चलिए, हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो पहले जस्ट 1 मिनट गाइस। ऑनलाइन कैसे सब लोग? जस्ट 1 मिनट। ऑनलाइन आवाज आ रहा है ना? पहले पुण्य का काम कर देता हूँ। चलो, तो जीएसटी के स्टेपर ऐप पे अगस्त वाले स्टूडेंट को नहीं दिख रहे हैं। एक बार ऑफिस में कांटेक्ट करो। अभी सभी लोगों का प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हुआ है पेपर का। एक बार ऑफिस में कांटेक्ट करो, बता देंगे तुमको क्या इशू है। मैं क्योंकि वो पेपर का मैं बस पेपर सेट में करता हूँ, बाकी तो ऐसा है। सार्थक एक बार बात कर लो अक्षय से, वो कर देगा सॉल्व, डोंट वरी। चलिए, सो ऑनलाइन गुड इवनिंग एवरीवन। चल वी गो अहेड? कंफर्म? चलो करो स्टार्ट। रेडी? तो आज जोरदार तरीके से अपन आरसीएम को पूरा एंड कर देंगे। ऑनलाइन करेंगे स्टार्ट। चलो चलिए, सो गाइस, हाय एवरीवन। आज अपन करने जा रहे आरसीएम के 10 धुआंधार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अच्छा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे? अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्रोविजन रिवाइज करेंगे एंड देन आंसर देंगे। क्योंकि डायरेक्टली मैंने अगर आंसर दिया तो आपको फायदा नहीं होगा, तो अपन रिवाइज भी करेंगे। तो आपके सामने आरसीएम का चैप्टर खुला रखना है ताकि अपने को रिफर करने के लिए क्या होगा, आसान होगा। ठीक है? यस, थैंक यू सो मच। चलिए, तो फटाफट वीडियो को लाइक करना है ना। ये पुण्य का काम होता है, बहुत फायदा होता है, करके देखना एक बार। आज रात को आपको गुड न्यूज मिल जाएगी। चलिए, वो फेसबुक पे आता है ना, 10 बार श्री स्वामी समर्थ टाइप करके भेजो, आता है ना, वैसे मैंने बोल दिया। यस, चलिए पहला क्वेश्चन। सेट द आंसर टू फॉलोइंग एज पर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी रिगार्डिंग रिवर्स चार्ज। पहला क्वेश्चन, what are the implication to supplier if recipient refuse to pay tax on RCM? Okay, now एक सेकंड। अभी क्वेश्चन 1 में पॉइंट नंबर ए। अच्छा, आरसीएम में पहला होता है सप्लायर, ये है रिसिपेंट। तो आरसीएम में कौन जीएसटी देगा? इसमें 2 सेक्शन है, 9(3) एंड 9(4). अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड तो 9(3), अदरवाइज 9(4). ठीक है, ये तो एक जनरल है। अभी मैंने क्लास में कहा था कि आरसीएम का मतलब है कंपल्सरी जीएसटी किसने देना है? रिसिपेंट ने। रिसिपेंट बोलते कि मैं नहीं दूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये लायबिलिटी सप्लायर के ऊपर नहीं आएगा। जिम्मेवारी किसका है? रिसिपेंट का है। तो इफ ही सेज नो, जो भी रिकवरी प्रोसीजर है उसके अगेंस्ट इनिशिएट किए जाएंगे। अपन ने 9(3) में भी पढ़ा था कि उसको नॉर्मल पर्सन माना जाएगा एंड जो भी नॉर्मल प्रोविजन है वो उसके पीछे लग जाएंगे। तो ये रिवर्स बैक नहीं होगा। क्या होगा? ये रिवर्स नहीं होगा। तो किसके ऊपर आएगा बोलो? लायबिलिटी। यस, तो एक्शन किसके अगेंस्ट होगा? एक्शन शैल बी टेकन, बोलो, अगेंस्ट रिसिपिएंट ओनली। मैंने क्लास में कहा था कि नहीं बताऊं? ये चॉइस है या कंपल्सन है आरसीएम? हाँ, ऑप्शन नहीं है कि इस बार तू भर, नेक्स्ट टाइम मैं भरता हूँ। मतलब दोनों रजिस्टर भी है, तो जहां पे आरसीएम होगा वो हैज टू पे, रिसिपेंट हैज टू पे। चॉइस नहीं है आपको। ऑनलाइन क्लियर है? तो क्लियर तो टाइप करके भेजना है। अरे वाह,
अच्छा, अभी ये अपना रिवीजन सेशन है, मैं आपको जस्ट पॉइंटर लिख के दे रहा हूं ताकि कम से कम समय में वी कैन डू मैक्सिमम क्वेश्चंस, ठीक है? आपको एग्जाम में डिटेल में लिखना है। सेकेंड, इन केस सप्लायर हैज पेड जीएसटी, इज रिसिपेंट डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी। अभी अभी हुआ क्या देखो, गलती से सप्लायर को समझा नहीं कि ये आरसीएम में था और उसने जीएसटी भर दिया है। आरसीएम का मतलब क्या है? तो सप्लायर ने भर भी दिया तो रिसिपेंट को जीएसटी भरना पड़ेगा। देन क्वेश्चन इज, सर सप्लायर ने जो भरा उसका क्या? ही हैज टू क्लेम रिफंड। ये मैंने क्लास में कहा था, उसको रिफंड चॉइस नहीं है, कंपल्सन है। ये आपने कन्वेंस के हिसाब से नहीं है। तो इवन इफ सप्लायर पेज जीएसटी, गलती से रिसिपिएंट हैज टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। तो सेकंड का आंसर क्या होगा? इवन इफ सप्लायर पेज जीएसटी wrongly, still under RCM recipient has to pay जीएसटी कंपल्सरी। फिर सप्लायर क्या करेगा? रिफंड क्लेम करेगा, वो उसका प्रॉब्लम है, ठीक है? चलो तीसरा क्वेश्चन, ऑनलाइन क्लियर है क्या बताऊं? तो मैं जस्ट पॉइंटर लिख के दे रहा हूं। अच्छा, एग्जाम में कैसे लिखना है मैंने आपको पहले सेशन बताया था, लीगल प्रोविजन एंड एनालिसिस। लीगल प्रोविजन एंड एनालिसिस पैटर्न अब सबको पता है। इज जीएसटी रॉन्गली पेड बाय सप्लायर अवेलेबल एज अ आईटीसी टू रिसिपिएंट? नो, क्योंकि वो बंदा रिफंड क्लेम करेगा। सी, मैं अगर रिसिपिएंट हूं, लॉजिक समझा, तुमने जीएसटी गलती से भरा है, भाई तुमको भी पे करूंगा और मैं भी खुद भरूंगा क्या? मैं बोलूंगा भाई तू तेरी गलती सुधार, मैं तो खुद भरूंगा, नहीं तो मेरे को आपको भी देना है एंड गवर्नमेंट को भी देना है, डबल कैसे दूंगा, है ना? तो क्या लिखना है? जीएसटी wrongly paid by supplier is not eligible for ITC to recipient। गाइस समझा कि नहीं बताऊं? ऑनलाइन फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? किसने आईटीसी लिया था? नहीं, वो रिवर्स करना पड़ेगा। यस, उसका क्वेश्चन है कि सपोज सप्लायर को पता ही नहीं चला, उसने फॉरवर्ड चार्ज समझ के जीएसटी पास ऑन कर दिया, रिसिपेंट ने भी दे दिया उसको, उसने क्रेडिट भी ले लिया, उसको सब चीज रिवर्स करनी पड़ेगी। आईटीसी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, फॉरवर्ड चार्ज में जो रिसिपेंट से लिया है वो उसको वापस करना पड़ेगा, एंड रिसिपेंट को खुद से भरना पड़ेगा, वो सब कुछ करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो गाइस, थैंक यू सो मच। नाउ सेकंड क्वेश्चन, वकील एंड वकील, a firm of lawyer render legal advice to BN company and architect BN को and MNO limited in advertising agency in October। तो ये फॉर्म ऑफ लॉयर है जिन्होंने दो लोगों को सर्विस दिया है। अच्छा, सर्विस लीगल सर्विस दिया है, पहले बीएन कंपनी को दिया है, मतलब वो भी बिजनेस एंटिटी है, एंड MNO लिमिटेड भी क्या है? हाँ, सी रिसिपेंट का बिजनेस कोई भी हो, मेरा काम क्या? लॉयर का कंसल्टेंसी देना। मैं डॉक्टर हूं, मैं किसी को भी चेक करूं ना, मेरा काम तो चेकिंग करना ही है ना। सामने लोगों का प्रोफेशन कुछ भी हो, व्हाट मैटर्स टू मी माय प्रोफेशन। बोथ बी कंपनी एंड MNC आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन इन द सेड फाइनेंशियल ईयर। हाँ, मतलब क्या है? दे आर नॉट एंटाइटल्ड, मतलब क्या? दे आर रजिस्टर। है ना, उनको थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं, मतलब क्या है? थ्रेशोल्ड लिमिट है तो बिलो 10-20 लाख, थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं मतलब क्या? 10-20 लाख के ऊपर है। Who is liable to pay GST? Will your answer different if BN company and MN को sought legal advice from a lawyer? यहाँ पे लीगल सर्विस एडवाइस है, ठीक है, फ्रॉम अ लॉयर बोला है, यहाँ पे फर्म है, यहाँ पे कौन है? लॉयर, मतलब ये लीगल सर्विस है। आइए चैप्टर में आना है फटाफट। ये पॉइंट नंबर 2 देखो, लीगल सर्विस अपन ने पढ़ा था, सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट, लॉयर, फर्म ऑफ एडवोकेट। लीगल सर्विस किसको दिया है? प्रोवाइडर इंडिविजुअल हो या फर्म हो। रिसिपेंट अगर बिजनेस एंटिटी है
इन जो टैक्सेबल टेरिटरी में है तो जीएसटी आएगा। एंड प्लस इसमें उनको एग्जाम्शन में अपन ने पढ़ा था, इनका लास्ट फाइनेंशियल का टर्नओवर लिमिट से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ये यहाँ पे नहीं लिखा है, कहाँ पे लिखा है, एग्जाम्शन में लिखा है। यहाँ पे पढ़ के क्या लगता है कि कोई भी बिजनेस एंटिटी तो टैक्सेबल, नो, विच बिजनेस एंटिटी तो टैक्सेबल है, जिनका लास्ट फाइनेंशियल का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर है। क्लियर है? बोलो तो अभी आंसर दो आप, बताइए, बोलो क्या होगा, कौन देगा जीएसटी? हाँ, अच्छा भाई अभी, अच्छा ये आरसीएम में कब आएगा, बिजनेस एंटिटी रजिस्टर होगा तो। पहला क्वेश्चन, बीएन कंपनी एंड एमएनओ आर दे बिजनेस एंटिटी? यस, एक आर्किटेक्ट है, एक का एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस है, कंडीशन फुलफिल्ड। लास्ट ईयर के टर्नओवर के बारे में क्या दिया है, दे आर नॉट एंटाइटल फॉर एग्जाम्शन। मतलब क्या है, एग्जाम्शन नहीं मतलब क्या है, टैक्सेबल ना, मतलब उनका टर्नओवर 10-20 लाख से ज्यादा है तो कौन देगा जीएसटी, अंडर आरसीएम कौन देगा जीएसटी, बीएन को एंड एमएनओ जीएसटी देगा। अच्छा, फर्म हो या लॉयर हो फर्क नहीं पड़ता, अपन ने पढ़ा। प्रोवाइडर कैन बी इंडिविजुअल और फर्म ऑफ एडवोकेट, फर्क नहीं पड़ता। दोनों केस में क्या आएगा बोलो, आरसीएम आएगा। कौन आएगा, आरसीएम। तो हु इज द प्रोवाइडर हियर? क्वेश्चन नंबर 2 ना, कौन है प्रोवाइडर? पहला है वकील एंड वकील, क्या ये फॉर्म है? एंड दूसरा कौन है, मिस्टर ए, ये है। दोनों ने सर्विस एक ही दी है, कौन सी सर्विस? अच्छा, लीगल एडवाइस मतलब ही लीगल सर्विस हो गई ना। लीगल एडवाइस मतलब मेरे पास जब क्लाइंट आता है मैं उसको टैक्स का कंसल्टेंसी देता हूँ, वो सर्विस ही ना, सर्विस बोलो एडवाइस बोलो। अच्छा, रिसिपेंट कौन है, कौन है रिसिपेंट? पी एंड कंपनी प्लस आर द बिजनेस एंटिटी, यस, प्लस लास्ट फाइनेंशियल का टर्नओवर लिमिट से ज्यादा है क्या, है, तो सभी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो कौन देगा जीएसटी? यस, तो आरसीएम में जीएसटी पे करना है पीएन कंपनी को प्लस एमएनओ लिमिटेड को। आरसीएम में आपको क्या करना है, जीएसटी पे करना है। बोलो गाइस, क्लियर है कि आपको? ऑनलाइन सब रिप्लाई करेंगे तो मजा आएगा। ऑनलाइन जिनको समझा बोलना है अरे वाह। अरे समझा कि नहीं? चलो थैंक यू सो मच। कोई आगे गया क्या? कौन आगे गया ना? कोई कॉफी के लिए काउंटर के लिए? हाँ मैंने बोला था ना। नेक्स्ट, अरे समझा कि नहीं, इजी है कि नहीं? बस प्रैक्टिस करते रहो, अपन ऐसे हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा एग्जाम में, बस थ्योरी आपको समझना है। मनीनी प्राइवेट लिमिटेड एग्री स्पॉन्सर इवेंट organized by Pink City Club Jaipur. Panini Private Limited has paid amount of 50 lakh for such sponsorship to sports event. Consequently, said event was named after the brand name of Manini Private Limited. तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो मनीनी प्राइवेट लिमिटेड एक बॉडी कॉर्पोरेट है जिन्होंने पिंक सिटी क्लब को स्पॉन्सरशिप का पैसा दिया है। डिस्कस हु इज लायबल टू पे जीएसटी। चलो अभी देखो, आइए सब लोग आरसीएम में। क्या हो रहा है ये, अरे हाँ, ये क्या चमत्कार। हाँ चलो स्पॉन्सरशिप में आते हैं अपन। ये देखो,
नंबर 4 स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। प्रोवाइडर कोई भी हो, स्पॉन्सरशिप में प्रोवाइडर कोई भी हो, रिसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट है या पार्टनरशिप फर्म है जो इंडिया में लोकेटेड है तो जीएसटी आएगा। इंडिया में लोकेटेड है तो जीएसटी आएगा। करेक्ट है? हाँ, तो प्रोवाइडर कोई भी हो, रिसिपिएंट कौन होना चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, हु इज बॉडी कॉर्पोरेट? देखो यहां पे मैंने आपको पढ़वाया था, बॉडी कॉर्पोरेट डज नॉट इंक्लूड इंडिविजुअल, एचओएफ, फर्म, एओपी, बीवाई, मतलब ऑल कंपनीज आर व्हाट? बॉडी कॉर्पोरेट। वन पर्सन कंपनी, फॉरेन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, दे आर ऑल कॉल्ड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, प्रोविजन समझ में आ गया? चलिए अभी ऑनलाइन आप बताइए आंसर। ऐसा क्यों हो रहा है? टाइम क्यों लग रहा है? बट ठीक है, चलो तो क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 में देखना है प्रोवाइडर कौन है एंड हु इज रिसिपिएंट एंड रिमार्क्स। बोलो अभी प्रोवाइडर कौन है? जयपुर क्लब, जिन्होंने अपन ने आईपीएल का एग्जांपल देखा था। आईपीएल इज प्रोवाइडर, स्पॉन्सर इज रिसिपिएंट। तो कौन है प्रोवाइडर यहाँ पे? पिंक सिटी क्लब जयपुर। अच्छा, प्रोवाइडर कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता है, रिसिपिएंट कौन होना चाहिए? क्या नाम है? मनीनी प्राइवेट लिमिटेड। बोलो कौन जीएसटी का? आरसीएम होगा। कौन देगा जीएसटी? मनीनी, क्योंकि वो क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि अपने को कम से कम समय मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ऑनलाइन क्लियर क्या बताएंगे सब लोग? एंड समझा तो अरे वाह बोलना है। करेक्ट, आबा एकदम सही आंसर है, फॉरवर्ड चार्ज। क्योंकि स्पॉन्सरशिप में खाली वो इंडियन ओलंपिक है तो ही एग्जामिशन है, बाकी की तरह एग्जामिशन नहीं है। तो फॉरवर्ड चार्ज वो बिल बना के देगा जीएसटी का। जैसे मेरे को किसी ने स्पॉन्सर किया, मेरे को 10 लाख रुपए दिए, तो मैं 10 लाख प्लस जीएसटी का बिल दूंगा, ज्यादा पैसा लूंगा। या फिर 10 लाख की जाए तो वो इंक्लूडिंग जीएसटी होगा। उन्होंने कहा कि हम सब मिला के 10 देंगे। मैंने कहा ओके, दैट विल बी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। मैंने कहा कि 10 लाख प्लस हाँ फिर हाँ, पर प्रोवाइडर का जीएसटी नंबर होना चाहिए। दोनों अनरजिस्टर्ड है तो नहीं होगा। क्लियर है? चलो गाइस, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। Yes Bank located in Nagpur appointed Mahesh as a recovery agent for for collecting outstanding balance loan from his customer. Mahesh has provided service to Yes Bank, which is a charge fee. Determine the tax implication. चलो, now question 4. बोलो पहला, ये रिकवरी एजेंट का है ना, तो रिसिपेंट कौन है? यस बैंक। एंड प्रोवाइडर है रिकवरी, क्या नाम है उसका? महेश इज रिकवरी एजेंट। तो अपन ने पढ़ा था, बहुत सिंपल प्रोविजन। बोलो कौन देगा जीएसटी? अंडर आरसीएम कौन देगा? यस बैंक देगा। अंडर आरसीएम यस बैंक दूंगा। अच्छा, मैं एंड में आपको बहुत भारी क्वेश्चन देना सॉल्व करने के लिए आरसीएम का। एंड विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, है ना? तो ऑनलाइन सेशन छोड़ना मत, बहुत भारी। ये पहले रिवीजन ले रहा हूं एंड आपको मैं क्वेश्चन देने वाला सॉल्व करने के लिए, टू टेस्ट योर नॉलेज, कितना समझा है। तो रेडी रहना आप लोग। हो गया? वेरी इजी। क्वेश्चन 5, state the person liable to pay GST in following independent cases where recipient located in taxable territory. अगर रिसिपेंट इंडिया के बाहर है तो वो एक्सपोर्ट हो सकता है। फिर एक्सपोर्ट में दो ऑप्शंस, अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का डेफिनेशन फुलफिल होता है तो नो जीएसटी, अदरवाइज आईजीएसटी आएगा। इसलिए आपको हमेशा टैक्सुअल वाला ही आएगा। ऑनलाइन ध्यान दो सब लोग। सप्लाई ऑफ सर्विस बाय एन ऑथर टू पब्लिशर, ये पहला क्वेश्चन है।
Supply of service by author who has taken registration under CGST Act. Okay. Supply of service by music composer, photographer, artist to producer. Would your answer differ in case music company, photographer, artist file declaration to म्यूजिक कंपनी और प्रोड्यूसर? ओके, मतलब इसमें बेसिकली आपको दो प्रोविजन पहले अपन रिवाइज करते हैं. आइए, पहला है ये 9 एंड 9A. इसमें सभी आंसर आपको मिल जाएंगे. इसमें मिलेंगे 9 एंड 9A. तो ध्यान दो, 9 में अपन ने क्या पढ़ा था? अगर आपने कॉपीराइट्स दिए, किसको, किसने दिए? म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट. किसको दिए? म्यूजिक. मैंने AR रहमान का एग्जांपल दिया था कि उन्होंने किसी प्रोड्यूसर के लिए म्यूजिक कंपोज किया है, तो उसका GST कौन देगा? या तो म्यूजिक कंपनी के लिए, क्या तो एल्बम रिकॉर्ड किया, म्यूजिक कंपनी देगी, या फिर प्रोड्यूसर देगा. सोनू निगम ने अगर गाना किसी म्यूजिक कंपनी के लिए गाया है, टिप्स का कोई एल्बम आ रहा है, तो टिप्स देगा. एंड अगर उन्होंने म्यूजिक ही कंपोज किया है, तो भी कौन देगा? प्रोड्यूसर देगा. बराबर है? हाँ. अच्छा, इसमें ऑथर को कट करके ऑथर के लिए अलग प्रोविजन थे. ऑथर के लिए दो ऑप्शन है. ऑथर को अगर ITC चाहिए तो उनके पास ऑप्शन है, बाय इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट ऑफिसर दे कैन पे GST अंडर फॉरवर्ड चार्ज. इनको अगर ITC नहीं चाहिए तो फिर अंडर RCM कौन देगा GST? पब्लिशर. तो ये ऑप्शन बताओ, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट के लिए है या ओनली ऑथर के लिए है? ये ओनली ऑथर के लिए है. तो म्यूजिक कंपोजर के लिए ऑप्शन नहीं है. करेक्ट है दुर्वांकुर, थैंक यू सो मच. चलिए आइए अपन सॉल्व करते हैं. ओके, तो बोलो क्वेश्चन 5. प्रोवाइडर एंड कौन है दूसरा? रिसिपिएंट. रिमार्क्स. चलो फटाफट बोलो, पहला कौन है? प्रोवाइडर. ऑथर. ओके, नाउ अभी सर एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि पब्लिशर रजिस्टर या अनरजिस्टर है? अगर कुछ नहीं जाए तो फिर आपको दोनों लिखना है कि ऑथर के पास दोनों ऑप्शन है. क्या दोनों ऑप्शन है? अगर उसको ITC चाहिए तो उसको GST नंबर लेना पड़ेगा, अगर उसको ITC नहीं चाहिए तो फिर RCM में सामने वाला GST देगा. बट इसमें दो क्वेश्चंस दिए देखो, एंड उसने डिक्लेरेशन भी दिया है. तो दूसरे में कौन है? ऑथर जो रजिस्टर पर्सन है, एंड पब्लिशर है. तो बोलो पहले केस में क्या आएगा? RCM कौन देगा? दूसरे केस में फॉरवर्ड चार्ज में ऑथर देगा GST. ठीक है. नेक्स्ट कौन है? म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट. म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर एंड आर्टिस्ट. किसको सर्विस दिया उसने? म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर एक्सेट्रा. क्या आएगा बोलो? RCM में कौन देगा? या तो म्यूजिक कंपनी या तो प्रोड्यूसर. हाँ, ये पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ में सेम ही है, बस उन्होंने डिक्लेरेशन दिया है तो भी आंसर सेम ही होगा, क्योंकि डिक्लेरेशन का ऑप्शन ऑथर को है, म्यूजिक कंपोजर को ऑप्शन नहीं. अभी अपन ने रिवाइज किया. तो लास्ट केस में बोलो GST कौन देगा? मतलब थर्ड एंड फोर्थ केस में
जीएसटी किसको देना है बोलो, ऑनलाइन किसको देना है, किसी कंपनी को देना है, उसमें चॉइस नहीं है। अरे समझा कि नहीं आपको, इज दिस क्लियर? बराबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सी हो या डी हो, आंसर सेम रहेगा। ऑनलाइन सबको समझा, फटाफट रिप्लाई करो। नेक्स्ट, Mr. Vishal won loan of 10 lakh and taken service of individual Rudra, who is a DSA of HDFC Bank, and pay commission to Mr. Rudra of 2% of loan guaranteed to Mr. Vishal for giving custody to bank. तो नहीं है क्या? क्या होते कहते हैं? हाँ, रखो ना, एक एक लेके पास ऑन करो ना, या तुम एक एक पास ऑन करो सुपर फास्ट तरीके से। अरे तुम एक एक पास ऑन करो, अरे एक एक पास ऑन करो ऐसा, ठीक है चलो हाँ करो, जैसे करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या कर सकते हैं। हो गया ना, मेरा फायदा हो गया आज, ठीक है ना, तुम हो ना, ये है, क्यों ना, लूंगा ना, रहेगा तो लूंगा। नहीं नहीं, मेरे को एक बस है। ऑनलाइन यू वांट कॉफी, एनीवन? ऑनलाइन आपने आज मिस किया, आज कोल्ड कॉफी की पार्टी है विथ आइसक्रीम वैनिला। तो अरे भावनाओं को समझो, ग्लैमर ऐड करना पड़ता है चलाने के लिए फिर। ओके चलो, नाउ ध्यान दो। तो ये है डीएसए, क्या है ये? डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। मैंने आपको शोरूम का एग्जांपल लिया था कि जब भी आप कार लेते हैं वो बंदा को आपको लोन के प्रोसेस करके देता है, वो है डीएसए। चलो पहले प्रोविजन रिवाइज करते हैं, जैसे अपनी परंपरा संस्कृति है। तो देखो, अगर डीएसए इंडिविजुअल है, डीएसए कौन है? इंडिविजुअल है, तो जीएसटी कौन देगा? बैंक देगा अंडर आरसीएम। लेकिन यही जीएसटी अगर इंडिविजुअल नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेटिव फर्म है, तो फिर वो फॉरवर्ड चार्ज है। मतलब यहां पे दोनों है। सपोज मैं डीएसए हूं, मैं इंडिविजुअल हूं, क्या हूं? मतलब मैं बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हूं, मैं अंडर प्रोप्राइटरशिप काम कर रहा हूं। सिंपल, अंडर प्रोप्राइटरशिप कौन देगा जीएसटी? ऑलवेज बैंक देगा। एंड अगर मेरा पार्टनरशिप फर्म है तो फिर मैं भरूंगा जीएसटी। समझा क्या? तो डीएसए प्रोप्राइटर है तो आरसीएम, अदरवाइज फॉरवर्ड चार्ज। ऑनलाइन याद आ गया? ग्रेट। अच्छा स्क्रीन पे फेंक दो, पी लेंगे, ठीक है। तुम्हारा स्क्रीन भेज दो हमको, हाँ उस पे फेंकते हैं। चलो तो बताओ, अच्छा पहले तो लोन किसने पास किया है? मिस्टर रुद्रा ना। रुद्रा कौन है? इंडिविजुअल है ना, कंफर्म? तो कौन देगा जीएसटी? कौन देगा? बैंक देगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो सर्विस प्रोवाइडर कौन है? इंडिविजुअल डीएसए। सर्विस रिसिपेंट कौन है? बैंक है ना, एचडीएफसी बैंक। तो रिमार्क्स कौन देगा जीएसटी? एचडीएफसी बैंक अंडर आरसीएम में एचडीएफसी बैंक, बराबर है क्या? ना इस पे भी अमाउंट भी निकालना है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट ए सर्विस, बट उस प्रोसेसिंग फी, ट्रांजैक्शन जो फैसिलिटेट करते उसके ऊपर जीएसटी आएगा। तो कितना उसका कमीशन बोलो? 10 लाख के ऊपर 2%, बराबर है? तो उसका कमीशन है 10 लाख इंटू 2%, कितना आ गया बोलो? 20,000। तो बोलो जीएसटी एट 18% कितना होगा? 3,600। इतना जीएसटी देना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लियर है क्या? फटाफट रिप्लाई करो।
तो इसके बाद कॉफी सरप्राइज मोड पे रहेगी, सरप्राइज मोड। अटेंडेंस कम होगा तो फटक से दे दूंगा। टैक्स प्लानिंग, कॉफी प्लानिंग। चलो यक्ष न्यू या ओल्ड सिलेबस? यस, मैं तुमको मेरा क्यूआर कोड भेजता हूँ अभी, उसको क्यूआर कोड भेजता हूँ। तुम 10,000 डाल के रखना, मतलब मैं हिसाब करते रहूंगा। चलो ठीक है। नाउ क्वेश्चन 7 जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपको एक भारी क्वेश्चन देना सॉल्व करने के लिए। एमको इंडिया इज ए ट्रेडर engage in supply of goods service at a intrastate level. His aggregate turnover in previous financial year was 12.75 lakh, मतलब लास्ट ईयर को रजिस्टर नहीं था। इन करंट फाइनेंशियल उसका टर्नओवर कितना है? 10.35 लाख, मतलब लास्ट ईयर भी रजिस्टर नहीं है, इस साल भी नहीं है। यक्ष मैं बता नहीं सकता, बट होपफुली इट विल कम। है ना सर, मैं बोल नहीं सकता, पैटर्न में तो ऑब्जेक्टिव है, आने चाहिए। नाउ एमको लिमिटेड डज नॉट गेट itself registered under GST as threshold limit has not crossed 20 lakhs। यहाँ तक क्लियर है? लास्ट ईयर भी हम अनरजिस्टर्ड थे, इस साल भी हम क्या है? अनरजिस्टर्ड। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब यहां से नया क्वेश्चन है। इन मीनवाइल इट हैज अवेल्ड सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फ्रॉम मिस्टर पूनावाला। द टोटल कंसिडरेशन इज 1.5 लाख ऑन 5th October इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ फ्यूल। ओके, पहले प्रोविजन रिवाइज करते हैं। आइए आइए, मैदान में ही सब लोग। नंबर आई थिंक 16 है, नंबर 16 आरसीएम में, आरसीएम में नंबर 16। ऑनलाइन आर यू देयर? प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बाय सेइंग अरे वाह। सब लोगों को बोलना है। तो सर्विस प्रोवाइड बाय रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन। कॉस्ट ऑफ फ्यूल किस पे इंक्लूड है? वही था ना, मतलब अपन जब कार हायर करते हैं तो वो बोलता है कि सर पर किलोमीटर 15 रुपया, तो उसमें पेट्रोल का इंक्लूड रहता है कि नहीं? तो ये कौन सी वाली कार है जहाँ पे अपन जो पैसा दे रहे हैं उसमें पेट्रोल का खर्चा इंक्लूड है? यहाँ तक क्लियर? प्रोवाइडर कौन होना चाहिए? वो सप्लाई सर्विस टू बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब सप्लायर कोई भी हो, रिसिपेंट कौन होना चाहिए बोलो? बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। अच्छा, ये पार्ट क्या है मैं आपको बाद में बताता हूं। तो सप्लायर कोई भी होना चाहिए, रिसिपेंट कौन होना चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, तो आरसीएम आएगा। अरे हाँ या ना? चलो लेट्स एनालाइज दिस क्वेश्चन नाउ। अगेन 3 टेबल बनाएंगे अपन, घाई नहीं करना है, जितना आराम से करेंगे ना सही आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ बोलो, अभी किसने सर्विस दी है? क्या नाम है इसका? मिस्टर पूनावाला। रेसिपेंट कौन है? एमको इंडिया लिमिटेड। तो प्रोविजन क्या बोलता है? रिसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, प्रोवाइडर कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। तो इन दिस केस इज एमको लिमिटेड बॉडी कॉर्पोरेट? यस सर नो? है ना, कंपनी से बॉडी कॉर्पोरेट। हाँ, तो बोलो जीएसटी कौन देगा? कौन देगा जीएसटी? आरसीएम में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, तो भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा फिर। हाँ, तो कौन देगा जीएसटी बोलो? यस, तो कौन देगा जीएसटी? करेक्ट ना? तो आरसीएम आएगा, हमको इंडिया देगा, एंड they have to take registration। तो रिसिपेंट अगर रजिस्टर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आरसीएम में थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, खाली वो लॉयर के केस में बिजनेस एंटिटी को है, बाकी यहाँ पे नहीं है। लॉयर के केस में दिया है, बाकी किधर नहीं दिया है। तो जहां पे दिया वहां पे है, बट यहाँ पे कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम?
ऑनलाइन रिप्लाई करो, समझा तो। शिवानी, सार्थक, थैंक यू सो मच, ग्रेट, थैंक यू सो मच। चलिए, हो गया। अभी उसमें और एक क्वेश्चन लिख लिया आपने, हो गया ना। आगे आगे क्या दिया है? मिस्टर पूनावाला has opted for paying tax at 5% and avail ITC of service received from supplier who is also engaged in the same line of business. मैं बताता हूँ, ध्यान दो। Discuss the tax liability in this case and the who is liable to pay GST. ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। And तीसरा, मतलब यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, वो देखेंगे तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, ये पार्ट, ठीक है। उसको अपन थोड़ा पार्ट पार्ट में पढ़ते हैं। मैं पार्टीशन क्रिएट कर देता हूँ। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, और ये तीसरा पार्ट है, ठीक है। ध्यान दो, थोड़ा डिफिकल्ट है, बट एटलीस्ट कैन यू ट्राई पार्ट 3। पार्ट 2 में बताता हूँ, थोड़ा नया है। विल यू ट्राई पार्ट 3? क्योंकि पार्ट 2 है ना, मैं बताने वाला हूँ। ये अभी हुआ नहीं, आईटीसी में कवर होगा। पार्ट 3 बताओ। नहीं, प्रोवाइडर कोई भी हो, रिसिपेंट कौन है यहाँ पे? आयुष है। आयुष बॉडी कॉर्पोरेट है क्या? तो जो आरसीएम में नहीं तो क्या है फिर? फॉरवर्ड चार्ज होगा। कहाँ पे होगा? तो ये मैं लिख सकता हूँ ना। हाँ, तो ये पहला हो गया। दूसरा, मतलब हाँ, पूना वाला कौन है? मिस्टर आयुष। क्या आप होगा? फॉरवर्ड चार्ज एज recipient is not body corporate. ठीक है, ओके, क्लियर है? यस, दुर्वांकुर सही है। अभी सेकंड क्वेश्चन क्या बताता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनना। ये जो पॉइंट है, ये मैं इनपुट टैक्स रेट में कवर करने वाला हूँ। मैं आपको आइडिया देता हूँ क्या लिखा है। हु इज द सर्विस प्रोवाइडर? ये सर्विस प्रोवाइडर है। ये क्या कर रहा है? रेंटिंग का सर्विस दे रहा है। ओके, अभी जो अपन देखिए इसमें क्या आ रहा है? फॉरवर्ड चार्ज आ रहा है ना, बराबर ना? किसको दे रहा है? मिस्टर आयुष को। अभी क्या हो रहा है? पूना वाले के पास कार कम है। जैसे आपने बोला कि मेरे को 12 कार रेंट पे चाहिए, पहली शादी की दूसरी बारात निकालनी है, तो करेक्ट ना? अरे मतलब एनिवर्सरी को समझो तुम, ये जोक था, आपको थोड़ा लेट समझा, हाँ, है ना? हाँ, ओके। तो अभी पूना वाले के पास 8 गाड़ियां है, उसको चाहिए कितनी गाड़ियां? 12। तो उसने क्या किया? कार दोस्त से रेंट पे लिया है ना? एंड वो भी सेम बिजनेस में है। कहाँ पे? तो उसको क्रेडिट मिलेगा। पूना वालों को क्या मिलेगा? क्रेडिट मिलेगा। देखो वही लिखा, थोड़ा समझने की कोशिश करो। इधर गया, एंगेज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। हाँ, तो इसका मतलब है कि पूना वाले के पास कार कम पड़ रहे, तो उसने उसके दोस्त से कार क्या किया? रेंट पे लिया है एंड आपको दिया है, तो आपसे 5% कलेक्ट करेगा, उसके अगेंस्ट उसको सेट ऑफ मिल जाएगा। बस, बाकी इसमें आरसीएम का कुछ नहीं है, एक नया एडजस्टमेंट है। अब इसका रिलेवेंस क्या है? प्लीज, कार रेंटिंग का क्रेडिट नहीं मिलता है, बट अगर अपन सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में तो क्रेडिट मिलेगा। तो ये आईटीसी में पॉइंट क्लियर होगा। मतलब जो सामने वाली कंपनीज है, आयुष, आयुष को क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन मिस्टर पूनालो को क्रेडिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि दे आर इनटू सेम लाइन ऑफ बिजनेस। अरे समझा कि नहीं? तो जब 2 कार रेंटिंग एक दूसरे को सर्विस देते तो क्रेडिट मिलता है, लेकिन वही कार अगर अपन ने रेंट पे लिया तो देयर इज नो आईटीसी। तो ये अपन पढ़ने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट में, इसलिए आपको थोड़ा डामाडोल होगा, बट मैंने आइडिया दे दिया है। तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, बट पूना को क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि प्रोविजन आगे आने वाला है कि अगर आप सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में तो आपको क्रेडिट मिलेगा। कौन सी लाइन में? सिमिलर, मतलब दोनों का बिजनेस एक है, तो पूना वालों को क्रेडिट मिलेगा। बस इसमें कोई आरसीएम का चक्कर नहीं, फॉरवर्ड चार्ज नहीं है,
आईटीसी का चक्कर है। इज दिस क्लियर? ओके, चलो थैंक यू सो मच। समझा ना आपको? हाँ, तो भी सेम, क्योंकि आरसीएम तभी चाहता है जब बंदा बॉडी कॉर्पोरेट है, वो रजिस्टर कंपनी है तो ठीक है, अदरवाइज तो मैंने कार हायर किया तुमसे, मैं रजिस्टर पर्सन हूँ, फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, ये समझा क्या आपको? चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, एंड देन आपके लिए बहुत भारी क्वेश्चन देने वाला हूँ, बट आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि सबको एकदम प्रॉपरली समझ में आ गया? कुछ नहीं, उसको लिखना है कि उसका आईटीसी अवेलेबल है ना? तो इसमें नोट लिखना है कि आईटीसी इज अवेलेबल टू मिस्टर पूनावाला as provider is in similar line of business। कई सेशन छोड़ना हुआ था, एंड में बहुत अच्छा क्वेश्चन लेने वाला हूं, जबरदस्त मजा आ जाएगा आपको। मतलब एग्जाम का काम खत्म हो गया आपको, आप टेंशन मतलब एग्जाम में सब आपको आ जाएगा। 16 में से 10 अलग अलग केसेस कवर हो गए, ऑलमोस्ट चैप्टर हो गया। चलो लास्ट है 9-4, ये समझा? मोदी मैडम समझा? रिलेटिव है ना नरेंद्र मोदी के, दूर दूर के रिश्तेदार है। हाँ, इसलिए मैं उसको डाउट नहीं पूछता हूँ, क्योंकि वो मेरे घर पे ईडी भेज देगी। सो नो क्वेश्चन, नो होमवर्क, कुछ मिलेगा नहीं अलग बात है, बट ओके, इनको मिलता कुछ नहीं, बट हैरेस बहुत करते हैं। और टैक्स कंसल्ट देखा तुमको लगता है चोरी आदमी, तुमको ऐसा हो गया, पुलिस देखा तो अपने को लगता है गड़बड़, ऐसा हर एक आदमी नहीं होता है ना। क्लाइंट के लिए मैं नहीं करता, स्कूटी मेरा होगा ना, मेरे को क्या है, मैं तो मेरा पैसा मैं तो एक नंबर से लेता हूँ, पूरा जीएसटी टैक्स भरता हूँ, खत्म। हम मैं मेरा करता नहीं ना अपन ना। हाँ, अपने को ऐसा काम नहीं करना है, वैसे पैसे हजम नहीं होते हैं, है ना? वो एक ऊपर सबसे बड़ा अकाउंट होता है ना, भगवान का अकाउंट, वो डेबिट क्रेडिट करता है। मैं आज तुमको शेंडी लगा दूंगा, तुमको समझेगा भी नहीं, बट वो सब देखता रहता है ना? तो ऐसे पैसे हजम नहीं, मतलब मैं ये मेरा गट फीलिंग है, तो हर एक का थिंकिंग सोच अलग है। तो जब भी मेरे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं ना, मैं मेरे दोस्त के पास भेजता हूँ। यस, हाँ, मैं मेरा काम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, मैं इसमें उलझता नहीं कभी। हाँ, उसके बाद भेजता हूँ, क्योंकि मेरे को इतना टाइम नहीं, मतलब मेरे को उस पर नहीं दिमाग लगाने फालतू चीज़ पे, है ना? फिर वो इवेजन करना है, तो सिर्फ मेरे लिए 1 मिनट का काम है। मैंने अगर आपको बोला, इफ शी इज माई क्लाइंट, कि तुम्हारा मैं 50 लाख बचाता हूँ टैक्स, मेरे को 5 लाख दो, वो 1 मिनट में घर पे आके देगी। बट वैसा करके क्या है, मतलब नाम खराब करके काम करना है। जब वो मेरे को देखेगी, देखो इसने मेरा टैक्स बचा के दिया, तो जहाँ पे जाऊंगा मेरा इमेज चोर जैसा हो जाए। अभी अपन ऐसा एकदम क्लीन इमेज, कोई बोल नहीं सकता कि गड़बड़ किया है, कोई भी क्लाइंट, क्योंकि मेरे पास वैसे क्लाइंट आते हैं जिनको टैक्स प्लानिंग करना है, अपन ऐसे क्लाइंट लेते ही नहीं जेन्युइनली। हाँ, नहीं, प्लानिंग करके मैं टैक्स कम करके दूंगा, प्लानिंग करके, उल्टा काम करके नहीं, है ना? मतलब सेल्स ही गायब कर दो, वैसे काम अपन नहीं करते, ना रहेगा सेल्स, ना रहेगा परचेज, ना जीएसटी, ना इनकम टैक्स, सारे जहां से अच्छा। हाँ, डिपेंड्स, टर्नओवर के ऊपर होता है, सामने लोगों को काम कितना अच्छे है उसके ऊपर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, बट हम इंडिविजुअल केसेस नहीं लेते, सैलरी नहीं नहीं, उसमें पैसा नहीं मिलता है। वो 1000, 2000, 3000, 5000 के लिए, मतलब मेरे ऑफिस में वो मेरा स्टाफ ही रिटर्न फाइल करके पैसे लेता है। मतलब इंडिविजुअल का है तो मैं नहीं, मेरा स्टाफ है वो काफ़ी ट्रेंड है, तो वो क्लाइंट वो हैंडल करता है, वही पैसे लेता है। तो कुछ स्कूटी नहीं आएगा तो मैं बोला उसको कांटेक्ट करने को, मेरे पास नहीं आने का। हाँ, मतलब वो एटमोस्ट गुड फेथ है वो, मैं उसमें हूँ नहीं। हाँ, तो मैं बोलता हूँ कि मैं करता ही नहीं, पर बोलते सर आपको करना है, बोला ठीक है इसको दे दे फिर। नहीं, मैं आदमी देता हूँ ढूंढ के तुमको जो कर सकता है। उसमें क्या है, सी फिनेंशियली इज वेरी लेस। मतलब मेरा दोस्त है जो साल के 1000 रिटर्न फाइल करता है, क्लाइंट है, एक रिटर्न का 2000 चार्ज करता है, तो 20 लाख रुपए हो गया। कितने क्लाइंट हैंडल करके? 1000। हम एक क्लाइंट को 10 लाख चार्ज करते हैं, तो इमेजिन द, समझा कि नहीं? नहीं, डिपेंड्स ना,
मैप्रो को 30 लाख करते चार्ज। तो वो क्लाइंट जितना बड़ा है, टर्नओवर कितना है, नहीं काम भी उतना होता है। हाँ नहीं, एडवाइस पे नहीं, मैं उतना कमर्शियल नहीं हूँ। अब इतने कमर्शियल नहीं कि हर एक चीज के लिए पैसा ले, भगवान ने दिया और क्या चाहिए। और मैं भी तो माइनस में से आया हूँ ना, तो आए अरे जिसको जरूरत है, मेरे को क्या बस 10 मिनट जाते हैं, है ना। तो हर एक चीज में हम पैसा नहीं कमाते हैं। इतना कमर्शियल नहीं बनना है कि बस ओनली पैसे के लिए पैसा पैसा पैसा, फिर वो खत्म हो जाता है। फिर ओनली पैसे के लिए काम करते तो फिर सेटिस्फेक्शन नहीं आता है। और पैसे कमाए तो इतना पढ़ो मत, उल्टे से उल्टा काम करो। पैसा क्या है, पैसा कोई भी कमा सकता है। और जो पान बेचता है वो रोज के 1 लाख रुपए कमा रहा है। पानी पूरी वाले, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सो इट्स नॉट अबाउट ओनली अर्निंग मनी, हाउ यू अर्न सेटिस्फेक्शन मैटर्स। रात को घर पे जाके 30 सेकंड में मैं सो जाता हूँ, दैट इज द पीस आई हैव। 30 सेकंड, 1 मिनट में 7वें आसमान पे होता हूँ। नोटबंदी जब हुआ था ना, नहीं कुछ था ही नहीं, मैं आके सो गया, क्लाइंट के धपाधप फोन, मेरे उसको कुछ था ही नहीं ब्लैक का। मतलब ढूंढना पड़ेगा, मतलब कोई चेक करना है इनकम टैक्स है तो मैं चाबी दे दूंगा, बोला भाई चेक करना, बटन भी मत दबाना, रख के जाना, कुछ मिलने वाला है नहीं। 100% एक नंबर, 100%। मैं कैश में कुछ करते नहीं काम, 100% टैक्स पेयर। मेरा स्टाफ बोलते है सर कितना टैक्स भरे अपन, बोला भर दे भाई, अपने को त्रास नहीं चाहिए दिमाग को। इसलिए तो मैं 10 बिजनेस कर सकता हूँ। वो तुम करोगे ना, उसमें डर रहता है, इसमें फंस गए तो देन यू हैव टू पे। हाँ तो उसमें टाइम ज्यादा जाता है, इसलिए तो मैं करूंगा, मतलब किया तो मैं बड़ा करूंगा फ्रॉड। ऐसे 10-20 लाख नोट, 5-6 हज़ार करोड़ का इंडिया लेवल फेमस स्कैम स्कैम करेंगे हम सब मिलके। हाँ लोग केस स्टडी पढ़ेंगे। हाँ मतलब वही, मतलब करना है तो बड़ा, नहीं तो नहीं करना है। और अपने को उसमें जाना ही नहीं है, और आप भी मत करना। हाँ सीरीज आएगी, यस। अपने को नहीं चाहिए ऐसी सीरीज। पैसा कम मिला तो भी चले, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। काम अच्छा होना चाहिए, सामने वाला खुश होना चाहिए, बस दैट इज द ब्लेसिंग, बाकी कुछ नहीं चाहिए। सही कि नहीं, है ना। सामने वाले को लगना चाहिए कि मेरे को शंडी लगाई इन्होंने, बस। वो बोलते नहीं क्या, आते थी क्या वो, बस वही है। चलो, Raj promoter started building construction project in New Mumbai. For that he purchases cement from various supplier. सब लोग ध्यान दो, ये 9-4 है, कुछ याद है क्या 9-4 क्या है कंस्ट्रक्शन के लिए? ये अपन ने पढ़ा था ना, क्या था? हाँ ये वाला 80% वाला, क्या पढ़ा था अपन ने कि अगर आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हो एंड इफ यू आर अंडर 1 and 5% स्कीम, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम मैंने कहा था, तो आपको मिनिमम 80% रजिस्टर पर्सन से खरीदना है। अगर उससे आप कम खरीदते तो उसमें आरसीएम आएगा। देन सीमेंट एंड कैपिटल गुड्स तो इस परसेंटेज से बाहर है। सीमेंट जितना भी खरीदूंगा, इवन इफ आई बाय 1 kg, कितना जीएसटी भरना पड़ेगा? 28% जीएसटी भरना पड़ेगा। एंड सेम फॉर कैपिटल गुड्स, जो एक्चुअल रेट है वो देना पड़ेगा किसको? प्रोमोटर को। क्लियर है क्या? तो सीमेंट एंड कैपिटल गुड्स के लिए कितना रेट है बोलो? सीमेंट के लिए 28, कैपिटल गुड्स एज इट इज, एंड बाकी गुड्स के लिए कितना रेट है? 18%। कितना है? 18% रेट है। कितना है? 18%। तो पहले केस में 18 है, यहाँ पे 28, यहाँ पे कैपिटल गुड्स पे जो एक्चुअल रेट है ना उसके हिसाब से जीएसटी आएगा। अरे याद आ रहा है कि नहीं पापा? न्यूमेरिकल भी किया इसका। चलिए आइए, हाँ 80-20 रेशियो सही वो। चलो टोटल परचेस, अच्छा पहले अनरजिस्टर को हाईलाइट कर दो फिर। ओके, टोटल परचेस, अच्छा इसने सीमेंट खरीदा है, ये पूरी डिटेल सीमेंट के है। सीमेंट के लिए 80% का क्राइटेरिया नहीं है, मैंने कहा था सीमेंट इज डिफरेंट। सीमेंट कैपिटल गुड्स के लिए 80% का क्राइटेरिया। तो टोटल इनपुट एंड इनपुट सर्विस इंक्लूडिंग सीमेंट बोला है इज 88%। हाँ मतलब ये सीमेंट है प्लस सर्विसेज लिए जो मिला के 88% है। कैलकुलेट द जीएसटी पेबल बाय राज, ठीक है। अच्छा ये पूरा डेटा अपने को कौन सा दिया है? सीमेंट का दिया है, अरे हाँ या ना। तो जहां जहां पे अनरजिस्टर है तो सीमेंट के लिए 80% अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो पहले कुछ से खरीदा है? मिस्टर कुणाल से खरीदा है ना।
तो 1,20,000 इंटू 20% एंड मिस्टर इंटू 20%, कौन देगा जीएसटी? प्रोमोटर। रिसिपेंट देगा ना, राज, नाम तो सुना ही होगा वो। चलो निकालो जीएसटी कितना आएगा, ऑनलाइन आंसर दो। 33,000। दूसरा, शुभम ने अच्छा एंट्री किया, यमराज अकाउंट डेबिट टू फ्रॉडस्टर अकाउंट क्रेडिट। कौन सा? 28। हाँ 28 नहीं ना जीएसटी में, 28। एंड कैपिटल गुड्स का क्वेश्चन में दिया जाएगा जो है वो कितना रे बोलो, 700 टोटल ले लो, इतना जीएसटी देना है। 34 क्लियर है क्या? ऑनलाइन क्लियर है? चलिए, तो जम गए आपको 8 क्वेश्चन, मैंने 8 तरह के कर लिए। सॉरी, फेक बिल बनाते बिना जीएसटी, वैसे ही कच्चा बिल। हाँ? वो ऑन, मैं कहा था क्लास में, अकाउंट पे पैसा पे करते हैं, बाद में उनसे कैश निकल के लेता है प्रमोटर। नहीं वो कैश में, वो छोटे स्केल पे पॉसिबल है कैश दिखाना, बड़े स्केल पे तो ऑनलाइन। तो मैं तुमको, तुम अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, मैं तुमको पैसा दे दूंगा, बाद में कैश पैसा निकाल लूंगा, तुम एटीएम से विड्रॉ करके मेरे को दे दोगे। ऐसे वो लोग लीगली कंप्लीट करते हैं। रजिस्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं ना। रजिस्टर के लिए क्या है, सुनो, एक मिनट आपका डाउट समझा मेरे को। सी रजिस्टर से ये जो परचेस किया है ना, ये टोटल परचेस होना चाहिए जिसका 80% है, बट जो परचेस बचा वो रजिस्टर से किया है। नहीं समझा आपको? सुनिए, 80% में सीमेंट है नहीं, ये तो पता है कि नहीं? तो अगर मैं सीमेंट को हटा दिया, ये हटा दो, अभी बताओ बचा क्या? दो ही परचेस, दोनों किससे किए? रजिस्टर, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है ना। अच्छा, टोटल परचेस का 80% होना चाहिए ना, टोटल मतलब इंक्लूडिंग अनरजिस्टर, बट मेरे को अनरजिस्टर का परचेस दिया नहीं है, तो टोटल कैसे निकालेंगे? नहीं समझा आपको? सी, जब मैं बोलता हूं कि टोटल मेरा परचेस 100 रुपया है, जिसमें 80 रजिस्टर से होना चाहिए एंड 20, अभी मैं बोल रहा हूं कि टोटल मेरा परचेस 100 ही है, बट इट इज एंटायरली फ्रॉम रजिस्टर पर्सन। अभी बताऊं? हाँ, इसलिए वो अपन परसेंटेज अप्लाई नहीं कर सकते। सीमेंट तो अलग किया ना, सीमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ 80%, मैंने पहले कहा। रजिस्टर के दो ही है ना, बताओ, अभी बाकी का है नहीं, एज्यूम करो सीमेंट के, सीमेंट को उस परसेंट में नहीं लेना है, तो ये दोनों परचेस किससे किया है? रजिस्टर से किया ना, तो वेर इज द अदर परचेस? अनरजिस्टर ये किधर है? ये एलिमेंट दिखाओ। हाँ, तो फिर अप्लाई कैसे करोगे ना? मतलब जितना 100 है पूरा किससे किया है? मतलब माई टोटल परचेसेस राइट नाउ एंड एक्चुअल परचेस आर सेम, they are from registered person, that means there is no buying from unregistered person except cement. हाँ, हाँ, सीमेंट में अनरजिस्टर्ड है तो आरसीएम है ना? नहीं, अनरजिस्टर्ड है तो ये है ना, 94 में क्या है, सप्लायर मस्ट बी अनरजिस्टर्ड। ऑनलाइन समझा कि नहीं आपको? चलो अभी बहुत भारी क्वेश्चन दे रहा हूं एंड आप सब सॉल्व करेंगे। चलो देखते कितने लोगों को चैप्टर 2 का वो चार्ट याद है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सब लोग ध्यान दो। लिखो, कंप्यूट जीएसटी पेबल बाय मिस्टर कंप्यूट जीएसटी पेबल बाय मिस्टर, फिर है क्या हो गया? हाँ, तुम्हारा लिख दो ना बस। ओके, पहला
हो गया, चलो लिखो सॉल्यूशन। चलो 2 मिनट देता हूँ, 3 मिनट में सॉल्व करो। फॉरवर्ड चार्ज में भी देना है और आरसीएम में भी देना है। ऑनलाइन कोई आंसर दे पाएगा? हो गया, ऑनलाइन आंसर भेजो। जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ऐसे लिखता हूँ। बोलो, तो सबसे पहले क्या होगा? आउटपुट जीएसटी 9,000 प्लस इनपुट जीएसटी में 2 है, सीजीएसटी एंड कितना है सीजीएसटी 16 और ये 16। ऑनलाइन बराबर है क्या? तो कितना यूज होगा यहाँ पे? 9,000 ठीक है ना? तो कितना कैरी फॉरवर्ड होगा? कैरी फॉरवर्ड ऑफ आईटीसी सीजीएसटी 7,000, एसजीएसटी 7,000। अच्छा, अभी आरसीएम में तो पूरा देना पड़ेगा। आरसीएम में कितना देना है? 26,000। तो फॉरवर्ड चार्ज में 0 पे करना है, आरसीएम में 26,000। ये लिख के हो गया ऑनलाइन, बराबर है ना? अच्छा, ये एक्स्ट्रा जो आईटीसी है, कैन वी यूज दिस फॉर आरसीएम? नो, क्योंकि आरसीएम भी परचेस ही है, तो परचेस टैक्स कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट परचेस टैक्स। तो आरसीएम का पहले मेरे को पे करना पड़ेगा, बाद में मेरे को क्या मिलेगा? आईटीसी मिलेगा। ऑनलाइन, इज दिस क्लियर? लिखो, आरसीएम में कितना पे करना है? 26,000। एक नोट लिख दो, क्या? आईटीसी कैन नॉट बी adjusted against cannot be adjusted against RCM। ये आपको पहले 26 पे करना पड़ेगा, तो अगले महीने कितना मिलेगा? 26 प्लस ये कैरी फॉरवर्ड, ये आपको अगले महीने मिलेगा। इस साल एडजस्टमेंट नहीं होगा। इज दिस क्लियर? लॉक किया जाए। चलिए गाइस, तो बस दैट्स इट, वी हैव कंप्लीटेड आरसीएम के 8-9 क्वेश्चंस अपन ने किए।
आई होप आपको अभी काफी कॉन्फिडेंस आ गया है कि कैसे उसको एग्जाम में हैंडल करना है। कल कंपोजिशन स्कीम का होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ऑनलाइन आपको लेक्चर कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच। सबके डाउट्स क्लियर हो गए क्या ऑनलाइन? नाउ आर यू कंफर्टेबल विथ आरसीएम? आइडिया आ गया कैसे करना है? बस एक बार अच्छे से पढ़ लो, हो जाएगा। एंड अभी कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड हो गया, मतलब आपको ग्रिप आ गया कैसे करना है, समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन पढ़ना है, कैसे प्रोविजन हैंडल करना है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, नहीं वो तो एज इट इज। और मैंने कहा ना, तुम फेल तो मैं भी फेल ना, तो मैं खुद को फेल करूंगा क्या? है कि नहीं? चलिए, थैंक यू सो मच। एक्स्ट्रा सेशन लेने का